मकान की हालत तो ठीक ठाक ही थी। 2 छोटे छोटे कमरे थे और एक छोटा सा सहन भी मौजूद था। इसमें एक पेड़ लगा हुआ था। हमने अपनी जिंदगी में कभी भी इस मकान को देखने आने या फिर इसमें झांकने की जरूरत ही नहीं समझी थी, क्योंकि हमारा वहां पर ही जायदाद इतनी ज्यादा थी कि हम लोग इधर घर की तरफ कभी देखते भी नहीं थे। आज किस्मत उस मोड़ पर ले आई थी कि आज हमें इस घर में देखना दूर की बात, रहना पड़ रहा था। खैर जो भी, हमें रब जिस हाल में रखेगा उसमें रहना होता है। हमने भी सामान छोटे कमरे में रख दिया और हम सोच चुके थे कि अब यहीं रहना है। लेकिन मेरी छोटी बहन, जिसकी उम्र महज 7 साल ही थी, वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। शायद उसे भी अपना घर छोड़ने का दुख था, ऐसा दुख जो हम सबको था लेकिन हम जाहिर नहीं कर पा रहे थे। नसीब में अब हमारे जो भी ठोकरें लिखी थी वो तो अब हमें भुगतनी ही थी। अब हम कर भी क्या सकते थे। अगले रोज हमने दोनों कमरों में सामान बराबर तकसीम करके एक कमरे में मैंने 2 चारपाइयां लगा दी और दूसरे कमरे में एक चारपाई यानी अपनी चारपाई एक कमरे में लगा दी। क्योंकि मेरे सोने और जागने का वक्त एक जैसा नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ या फिर मेरी बहन परेशान हो। मैं ये सोचती थी कि रात को कहाँ छोटी बहन और माँ को परेशान करूंगी, इसलिए अलग सोना ही बेहतर था। क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन अगर अलग कमरे में रहेंगी तो ही आराम से सो पाएंगी। मैं बाज़ औक़ात देर रात तक रिसाला पढ़ने की आदी थी, मगर अब तो जैसे सब कुछ भुला चुकी थी। चचा ने ऐसी ठोकर लगाई थी कि हम सब कुछ भूल गए। फुप्पी कमर जहां हमसे बड़ी मोहब्बत से मिली, उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई कि हमें थोड़ी देर के लिए अपनापन महसूस तो हुआ। मेरी फुप्पी कमर जहां हमें बार बार गले से लगा भी रही थी, एक हमदर्दी से पेश आ भी रही थी, मगर उनकी आंखों में आंसू भी मौजूद थे। कहने लगी कि मेरे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर फिर भी ठीक किया तुमने कि तुम यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ पर अकेली रहती थी, तो चलो अब तुम आ गए हो तो तुमसे भी मेरा दिल लगा रहेगा और मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। देखो, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो जायदाद में तो मेरा भी हिस्सा बनता है, मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन मेरे सगे भाई ने जब तुम लोगों के साथ ऐसा सलूक किया है, ऐसा बर्ताव किया है, तो मेरी क्या औकात, वो मुझसे तो और भी बुरी तरह से पेश आ सकता है। फुप्पी ने हमारी बहुत खिदमत की। उस दिन दोनों वक्त का खाना फुप्पी के घर से ही हमारे यहाँ आया था। फिर हमने अपने खाने वगैरह का सामान भी जमा लिया, मगर अब परेशानी ये थी कि हमें गाँव में जाए पनाह तो मिल गई थी, यानी रहने की जगह तो मिल गई थी, मगर अब हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से, हमारा रोजगार क्या होगा, कैसे आमदनी आएगी और कैसे हम घर का खर्चा चलाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रुपए पैसे से ही घर चलता है, तो रुपए पैसे आएंगे कहाँ से। हमारी फुप्पो कमर जहाँ के खाविंद तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे और उनकी फिलहाल की सूरत हाल भी ऐसी थी कि वो भी बस गुजर बसर कर रहे थे, कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे वो लोग भी। अब रोबान जो था वो जवान हो चुका था, जिसकी कमाई की वजह से ही फुप्पो का घर चल रहा था, और रोबान जो था वो एक मकामी स्कूल में टीचिंग भी कर रहा था। तो अम्मा कहने लगी, चलो शुक्र है अल्लाह तबारक व ताला का कि हमें घर तो मिला रहने के लिए, अब रोजगार का भी कुछ ना कुछ इंतजाम परवरदिगार कर ही देगा। लेकिन अम्मा की इन बातों के बावजूद भी मेरे दिल में तो चचा से इंतकाम की आग भड़क रही थी। मन कर रहा था चचा के सामने जाकर उससे इंतकाम लूं। अगले रोज मेरे चचा का लड़का हुजैफा हमारे घर आया। उसे देखकर हम पहले चौंक गए, फिर घर आकर उसने कुछ रकम मेरी माँ की हथेली पर रखते हुए कहा, ताईजान ये लीजिए, मैं गाहे बगाहे आप लोगों की खिदमत करता रहूंगा। मैं जानता हूँ ताईजान आप लोगों पर अभी मुश्किल वक्त है, लेकिन आप सब्र करें और ये रख लीजिए, ये आपके काम आएगी ताईजान। मुझे ये सब देखकर गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों। मैंने कहा, आप ले जाइए ये रकम, हमारे किसी काम की नहीं है ये। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गया, फिर उसके बाद मेरी तरफ देखकर हुजैफा बोलने लगा, जज्बाती मत बनो हसीना, ताईजान आप तो जानती ही हैं, जिंदा रहने के लिए पैसों की बड़ी सख्त जरूरत होती है। पैसे बिना आज के दौर में इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप लोग इसको लेने से इनकार ना करें। मैं यह कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह आपको आपकी जायदाद भी मिल जाए, आपका जो हिस्सा मुनासिब है वो भी मिल जाए। वरना मैं कुछ ना कुछ खिदमत आपकी करता रहूंगा, कुछ ना कुछ खर्च आपको हर महीने देता रहूंगा, ताकि आपका गुजर बसर भी ठीक ठाक होते रहे। माँ हुजैफा की ये बात देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और वो कहने लगी, बेटा तुम हमारी खातिर अपने बाप से दुश्मनी मोल मत लेना। हमारे किस्मत में, हमारे नसीब में जो भी होगा, जो लिखा होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन तुम हमारी खातिर अपने बाप से दुश्मनी मत करना। मैं चाहती तो नहीं थी कि हुजैफा माँ को रकम दे दे, लेकिन वो जबरदस्ती माँ के हाथ पर वो रकम रखकर चला गया। रोबान आए दिन हमारे घर के चक्कर लगाता और उसने हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी।
मैं जानती थी कि रोबान मुझे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अभी वक्त नहीं था इन सब बातों को सोचने का। अभी तो मुश्किल की घड़ी हमारे सामने खड़ी थी और मैं, मेरी वालिदा और मेरी बहन ऐसी मुश्किल वक्त में थे कि जब मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हम अच्छे भले घर से बेदखल कर दिए गए थे और हमें अपनी जायदाद से बेदखल करने के बाद हमारे चाचा ने धक्के मारकर निकलवा दिया था। मेरे अंदर इंतकाम की आग दहक रही थी। जी चाहता था कि चचा का जाकर गला दबा दूं, लेकिन मुझे उस वक्त सब्र करना था कि जब तक मैं इस काबिल ना हो जाऊं। अम्मी और खुशबू के लिए मैंने 7 वाला कमरा सेट कर दिया और खुद के लिए चारपाई मैंने दूसरे कमरे में लगा रखी थी, जिसको मैं स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। क्योंकि उस मकान में सिर्फ 2 ही कमरे थे। छतें बहुत ज्यादा पुरानी और शहतीनों की बनी हुई थी। मकान में एक अजीब सी सीलन ज़दा बू थी। पता नहीं ये मकान कितने अरसे दराज से बंद था। रोबान, फुप्पो ये सब तो इसे चारा संभालने के लिए ही इस्तेमाल किया करते थे। जाहिर सी बात है गांव में अब ये मकान किराए पर तो नहीं चढ़ाया जा सकता था। मेरी आंखों में अब आंसू थे। दिल मेरा गमजदा हो चुका था। मैं कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी, ना ही वालिदा सोच सकती थी, ना ही मेरी बहन, कि हम नौकर चाकर भरी हवेली से, जहां हमारे नौकर चाकर हुआ करते थे, वहीं से एक दिन धक्के मारकर हम निकाल दिए जाएंगे और इस पुराने मकान, जिसको खंडर कहना भी गलत नहीं है, इसमें आ जाएंगे। मकान बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा अजीब सा था। कभी कभी तो रात के वक्त ऐसा वीरान और हौलनाक मंजर सामने आ जाता था कि डर लगने लगता था। अंधेरा फैलने के बाद सहन में लगा हुआ बल्ब अंधेरे को दूर करने की कोशिश लगातार करता रहता था, लेकिन वो भी नाकाम था। सरे शाम ही जैसे उल्लू चिल्लाने लगते थे, बोलने लगते थे। सर्दियों का आगाज था। मैं चादर लेकर चारपाई पर पड़ जाती थी। कभी अपने वालिद को याद करके, अपने बाप को याद करके आंखों से आंसू बहने लगते। छोटी बहन यानी खुशबू एक दिन परेशान रही, लेकिन फिर जैसे बाद में वो भी समझ गई कि हमारा फ्यूचर, हमारा वर्तमान यहीं पर है, इसीलिए हमें यहीं पर रहना है, और वक्त के साथ वो भी एडजस्ट करना सीखी गई। मगर मैं माँ को तसल्ली दिया करती थी कि इसको किस्मत का लिखा समझकर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में भी एक इंतकाम की आग जल रही थी और मेरा दिल कुछ और ही सोच रहा था। इस मकान में रहते रहते हमें कई रोज गुजर गए थे। बड़ी मुश्किलों से दिल लगा। दिल क्या लगा, बल्कि हमें मजबूरन यहाँ पर दिल लगाना पड़ा। अंधेरा फैलने के बाद ही अम्मा और छोटी बहन तो अपने रूम में, अपने कमरे में चली जाया करती थी, मगर मुझे थी जो नींद नहीं आती थी और मैं सहन का चक्कर लगा लगा कर फिर से कमरे में आ जाती। पानी पीने के लिए जब बाहर सहन में आती तो घर की वीरानी और अंधेरा दिल दहला देता था। मेरा नाम जोरान है। मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है। मैं फितरी तौर पर एक शरारती जिन वाक़ हुआ हूँ, जिसकी शरारतों की वजह से मुझे अपने जिन्नाती कबीले से बाहर निकाल दिया गया है और सजा के तौर पर मुझे इंसानों की एक दूर दराज बस्ती में भेज दिया गया, जहां पर मुझे कई 100 साल गुजारने थे। इस वक्त मैं अपने सालों की काफ़ी कैद गुजार चुका था और कैद के लिए मुझे इंसानों के एक छोटे से गांव में भेजा गया था, जहां पर एक पुराने बंद मकान को मेरा मस्खन बना दिया गया था। इस पुराने मकान में फैली हुई गोबर की बू मेरे लिए जानलेवा साबित होती, मगर ये सब भी मेरी सजा का ही हिस्सा था। इस घर में उस वक्त कोई भी रहने वाला, कोई भी मकीन नहीं था और काफी सालों से ये मकान भी बंद पड़ा था। मगर इस घर के साथ एक बूढ़ी औरत और उसका जवान लड़का रहा करता था, जो अक्सर कभी कभार जानवरों को बांधने या फिर उनका चारा फेंकने के लिए इस मकान में आते थे। और मैंने कभी उनको भी छेड़ना गवारा नहीं किया, क्योंकि एक तो उन्होंने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और दूसरा मुझे इस बात से सख्ती से मना किया गया था कि मैं इंसानों को किसी भी तरह की परेशानी या आफत नहीं दूं। शुरू के कुछ दिनों में तो मैं मकान से निकलकर इधर उधर घूमता रहता था ताकि मैं इंसानों की बस्ती देखूं कि इंसान कैसे होते हैं, मगर मुझे तो वहां पर कोई भी इंसान ऐसा अच्छा नहीं लगा था जिसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली हो। और मैं अभी इस बस्ती से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि अभी मेरी चंद साल इसमें कैद बाकी थी। बस्ती में आवारागर्दी करने के बाद जब मैं वापस मकान में पहुंचता तो कई घंटों घंटों तक मैं सोया रहता। मेरी मर्जी के बगैर तो मुझे कोई देख ही नहीं सकता था, और वैसे भी मुझे अगर कोई असली हालत में देख लेता तो खौफ से ही मर जाता। क्या है इस जिन्नात का किरदार इस कहानी में, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।